तो मैं बात कर रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया कहां से है, उसको सीखिए। तो हम 16वीं सदी में है, 16th सेंचुरी में है, जिस वक्त केमिस्ट्री बहुत सिंपल थी। सिर्फ जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद थे वो थे जो हमें सराउंडिंग में नजर आते थे, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो केमिस्ट्री बहुत सिंपल लेवल पर थी। और उस वक्त जो नाम बड़े केमिस्ट्री की दुनिया में फेमस थे, उनमें से एक बड़ा नाम था J.J. बर्जीलियस का। ये कहानी सिर्फ मैं नॉलेज के लिए सुना रहा हूं जल्दी जल्दी। बर्जीलियस का, बर्जीलियस वो केमिस्ट था जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। हालांकि ऑक्सीजन को डिस्कवर करने में और लोगों का भी किरदार था, लेकिन नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो उसे डिस्कवर करना उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन नेचुरल एयर की कॉम्पोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, तो उसने पहली दफा डिस्कवर किया कि एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद होती है। तो J.J. बर्जीलियस एक बड़ा फेमस नाम था उस दौर का। जनाब, अब ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सुनने में थोड़ी फनी होने वाली, लेकिन सच बात है। बर्जीलियस साहब एक दिन बैठे हुए थे और ये एक गाय को चारा खाते हुए देख रहे थे। एक गाय को चारा खाते हुए देख रहे थे और ये गौर कर रहे थे। वही बात है, नसीहत है अकल रखने वालों के लिए। गौर करना शुरू किया कि गाय चारा खा रही है, घास फूस खा रही है। याद रखिएगा, केमिस्ट है वो, और केमिस्ट में केमिस्ट्री जो है वो केमिकल रिएक्शंस की स्टडी का नाम है। जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, जहां पर एक चीज किसी और चीज में चेंज हो जाती है, बिल्कुल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। तो बर्जीलियस साहब ने क्या देखा, जो आपने भी देखा लेकिन आपके ध्यान में कभी भी नहीं आएगा। बर्जीलियस ने देखा, यार ये गाय चारा खा रही है। चारा जो ये खा रही है वो अलग अलग तरह का है, कभी कुछ खा रही है, कभी कुछ खा रही है। बड़ा ऐसा चारा है जो हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, हम अगर खाएं तो हमें तो हजम नहीं होगा। और फिर वो चारा खाकर, वो भूसा खाकर, वो पत्ते खाकर वो गोबर दे रही है, चलो समझ में आता है वेस्ट है वो, लेकिन वो दूध भी दे रही है, वो गोश्त भी बन रहा है उसका। वो गोश्त हम खा सकते हैं और वो गोश्त हमें हजम भी हो जाता है। और जो दूध दे रही है, चारे में तो दूध जैसी कोई चीज है नहीं भाई। जो पत्ते वो खा रही है, जो भूसा वो खा रही है, उसमें तो मिल्क जैसी या मिल्क की कॉम्पोजिशन जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन वो मिल्क दे रही है। यानी पहली बार बर्जीलियस के दिमाग में यह ख्याल पैदा हुआ कि जब हम लैब में खड़े होते हैं और केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, तो क्या होता है, एक चीज को इंटायरली दूसरी चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। यस और नो? इसी को हमने केमिकल रिएक्शन का नाम दिया हुआ था। बर्जीलियस के दिमाग में पहली बार यह ख्याल पैदा हुआ कि क्या इस गाय के अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इससे पहले यह ख्याल किसी को नहीं आया था, कि पहली बार ये ख्याल पैदा हुआ। अब तक क्या था, हम समझते थे केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शन सिर्फ हम कराते हैं, लेकिन पहली बार बर्जीलियस को ये जो चेंज वाजे था कि भाई खाने वाली जो चीज है, रिएक्टेंट बिल्कुल अलग है और प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। तो उसने पहली बार ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि क्या किसी लिविंग बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो अब इस बात का जवाब ढूंढने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो मिल्क का सैंपल ले लेते हैं, चारे का सैंपल ले लेते हैं और इसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही चीजें मौजूद होती हैं। क्या ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, क्या ये भी एक केमिकल रिएक्शन की तरह का कोई चीज है। तो इस आइडिया से उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को, जैसे मिल्क है, जैसे गोबर है, जैसे उनका फूड है, प्लांट्स हैं, इनको उसने केमिकल एनालिसिस से गुजारा। इसका आइडिया पहले किसी को भी नहीं आया था। पहले हम क्या समझते थे कि केमिस्ट्री सिर्फ नॉन लिविंग मटेरियल्स की स्टडी है, नॉन लिविंग चीजों की स्टडी है। तो उसने क्या किया, जब उसने पहली दफा मिल्क को एनालाइज किया, गोबर को एनालाइज किया, पत्तों को एनालाइज किया, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को एनालाइज किया, तो उसका दिमाग करीब करीब फट गया। क्यों फट गया दिमाग? क्यों फट गया? क्योंकि अब तक जितनी भी केमिस्ट्री आप जानते थे, बर्जीलियस जानता था। जितनी भी केमिस्ट्री बर्जीलियस को मालूम थी, या उस दौर में जितनी भी केमिस्ट्री थी, वो बहुत सिंपल केमिस्ट्री थी। बहुत, क्या मतलब सिंपल से मेरी मुराद क्या है, कि जितने भी कंपाउंड उस वक्त तक मौजूद थे, वो अपने साइज और मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से कैसे होते थे। किसी का साइज जो मॉलिक्यूलर मास 20 है, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 80 है, किसी का 90 है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास जब मॉलिक्यूलर मास कम होता है, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड छोटा है ना। तो उस वक्त जितने भी कंपाउंड डिस्कवर्ड थे, मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड थे, या जितनी भी केमिस्ट्री उस वक्त उन्हें मालूम थी, वो बहुत एक माइन्यूट लेवल की केमिस्ट्री थी, जिससे उनका एक स्टैंडर्ड सेट हुआ था। अब जब आप मिल्क के एनालिसिस करते हैं, तो मिल्क में प्रोटीन निकलता है और वो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास 10 लाख यूनिट से भी ज्यादा है।
किसी का मास 60,000 यूनिट से भी ज्यादा है। तो हुआ ये कि जब मॉलिक्यूलर मासेस वाज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी जिसको उसने पहले चेक किया, तो वो उसका दिमाग क्यों फट गया कि कहां 100, 60, 70, 80 के ऊपर कैलकुलेशन चल रही है, और यहां जो मॉलिक्यूलर मासेस आ रहे हैं वो उसकी कैलकुलेशन से ही बियॉन्ड आ रहे हैं, हजारों और लाखों में आ रहे हैं। जिससे क्या अंदाजा होता था, जिससे अंदाजा ये होता था कि यार ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये तो कोई अलग ही लीग है, कोई अलग ही लीग की कंपाउंड्स हैं, कोई अलग ही लीग के अलग ही कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं, जो कितने बड़े होंगे कि इनका मास इतना ज्यादा है। मेरी बात समझ में, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो एक केमिस्ट जिसके लिए नहीं होना था, आप एक आम आदमी के जहन में भी ऑब्जर्वेशन आ जाती क्या कि अगर उस वक्त की जितनी भी केमिस्ट्री थी वो एक सिंपल केमिस्ट्री थी, छोटे छोटे कंपाउंड्स की केमिस्ट्री थी, तो ये जो कंपाउंड्स उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालकर उनकी एनालिसिस की, तो इसमें जो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी थी वो था इनका साइज और इनका मॉलिक्यूलर मास, जो उस वक्त की टेक्निक से पता चलता था। तो पता चलता था कि यार इनके मास 100, 150 नहीं, वो हजारों के अंदर जा रहे हैं, लाखों के अंदर जा रहे हैं। तो इससे एक कंक्लूजन निकालना बड़ा आसान था, जो आप भी निकाल पाते कि यार ये इतना बड़ा कंपाउंड, कितना बड़ा कंपाउंड होगा। तो उस वक्त जब इस तरह के कंपाउंड डिस्कवर हुए तो दुनिया को हैरानी हुई कि यार इस तरह के भी केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं जो इतने बड़े मॉलिक्यूलर मासेस के साथ हो सकते हैं। अब क्योंकि ये कंपाउंड्स के जब मॉलिक्यूलर मासेस उन टेक्निक से निकाले जाते थे तो इतने ज्यादा मासेस आए कि हमने बोला यार कैसा होगा, क्योंकि देखो उस वक्त की एक तो टेक्निक्स भी लिमिटेड थी, यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की टेक्निक्स नहीं थी। वी वर ओनली एबल टू कैलकुलेट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। तो उसमें मॉलिक्यूलर मास एक बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर जब हम कैलकुलेशन करते थे तो हमें पता चलता था कि यार ये तो बहुत बहुत कोई बड़ा कंपाउंड होगा। अब वो कंपाउंड कैसे बना हुआ होगा, एक बहुत बड़ी मशीन या आपके सामने मैं खड़ी कर दूं, एक आप एक कमरे में आए और पूरे कमरे में एक बड़ी मशीन रखी हो, मैं कहूं ये बताओ ये मशीन कैसे बनी है, घंटा नहीं बता सकते, बोलोगे यार ये पता नहीं क्या। अगर वो मशीन तुम्हारे सामने बनी होगी तो तुम बता सकते हो भाई इसमें ये पार्ट लगा है, इसमें ये हुआ है। तो ये क्या था, ये ऐसा ही था कि जैसे आपको एक कमरे में खड़ा करके एक इंतहाई बियॉन्ड इमेजिनेशन मशीन दिखाई जा रही है और आपको पूछा जाए कि आप बताओ कैसे बनी हुई, तो आपको नहीं अंदाजा होगा। क्या ख्याल है, आप सिर्फ उसकी तारीफ करेंगे यार कितना बड़ा कंपाउंड है, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, फलाना ढिमकाना। बिल्कुल इसी तरह बर्जीलियस भी हैरान था, साइंटिफिक दुनिया भी हैरान थी कि ये मिल्क के अंदर या इस लीफ के अंदर या फ्लावर के अंदर मौजूद कंपाउंड जो है वो इतने हैवी कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। मेरे बच्चे, जब ये एंगल या दरवाजा बर्जीलियस ने खोला तो सारी केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनसे रिलेटेड जो चीजें थी उनकी केमिकल एनालिसिस शुरू हो गई। और उस केमिकल एनालिसिस में हमें डोमिनेटली नजर आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली या उनके प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली जब हम हासिल करते हैं और उसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें सब जगह नजर आया कि वो कंपाउंड जो उनमें प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़े और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया, वहां उस पॉइंट पर केमिस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक वो केमिस्ट्री जो छोटे कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है और एक वो केमिस्ट्री जो बड़े कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन चीज थी ही नहीं। ये अलग ही लीग के कंपाउंड थे, वो अलग ही लीग के कंपाउंड थे। तो वहां पहली बार केमिस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब नाम कैसे रखे गए, क्योंकि ये जितने भी बड़े कंपाउंड्स थे इनमें एक बात कॉमन थी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हासिल हो रहे थे। इसीलिए क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहे थे, इस रेफरेंस से इनको क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। और ऑटोमेटिकली दूसरों को क्या नाम मिल गया, इनऑर्गेनिक का। तो वहां से शुरुआत हुई किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इस ख्याल के साथ कि ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैरायटी ऑफ कंपाउंड की केमिस्ट्री है। तो इसलिए बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब डिफाइन किया तो कैसे डिफाइन किया कि कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनकी स्टडी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट ऑनलाइन वालों? यस सर। जी, अनीका, हंजला, माज अली, मक्सी, अहमद, जैन, जुहेर, सलमान, साहर। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कॉन्सेप्ट मार्केट में आया वो इस कॉन्सेप्ट के साथ आया कि भाई वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं। अब कहानी को थोड़ा अगले पहलू पे चलते हैं। तो पहली डेफिनेशन आपके मुंह पे मारता चलूं, जो बर्जीलियस ने दी, क्या थी भाई, कंपाउंड्स प्रेजेंट in living organisms are called organic compounds.
एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आगे चलते हैं। अब तक जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने साइंस की दुनिया में इंट्रोड्यूस किया तो हम लोग खुद बड़े शॉक थे, वी वर स्टन्ड कि हाउ अ कंपाउंड कैन बी सो बिग और सो कॉम्प्लेक्स। लेकिन मसला क्या था, आप इसको जरा कॉमन सेंस से इमेजिन कीजिएगा। मसला ये था कि आप एक ऐसी जगह खड़े थे जहां आपको एक इतनी बड़ी मशीन नजर आ रही थी, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन नजर आ रही थी कि आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी कर ही नहीं पा रहे थे। भाई एक बनी बनाई कॉम्प्लिकेटेड मशीन आपके सामने रखी जाए और पूछा जाए कैसे बनी है, ये काम कैसे करती है, तो ये बताना बहुत मुश्किल काम है। अब या तो इसके दो ही तरीके थे, या तो वो मशीन आपके सामने बनी होती या आप उस मशीन को तोड़ पाते और तोड़कर उसके सारे पुर्जे देख पाते। अनफॉर्चुनेटली क्या था कि उस वक्त जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए तो ज्यादा टेक्निक्स ना होने की वजह से हम इनके स्ट्रक्चर्स को ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं कर पाए, और इसीलिए बर्जीलियस ने ये आइडिया पेश किया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने बड़े कैसे होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो खास बात है ना वो क्या है कि दे आर मच बिगर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बर्जीलियस ने ये कहा कि ये कंपाउंड कैसे इतने बड़े होते हैं, इसको जानने का एक ही तरीका है कि जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं हम उनको लैब में अलग अलग तरीके से रिएक्ट कराते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी कोई इस तरह का बड़ा कंपाउंड खुद प्रिपेयर कर लें। बात समझ में आ रही है? बर्जीलियस ने कहा कि भाई जो बने बनाए कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकल रहे हैं इनकी स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, तो इनके करीब इनकी प्रॉपर्टीज को समझने का एक तरीका क्या है कि हम इन जैसा कुछ बनाकर ट्राई करें। अगर इन जैसा कुछ बना तो हमें अंदाजा हो पाएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। इज दैट क्लियर? इस आइडिया के साथ बर्जीलियस साहब ने, जो कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं, इन्होंने तमाम केमिस्ट्री दुनिया में ये तहलका मचा दिया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उस वक्त तक हम स्टडी नहीं कर सकते जब तक हम या तो उनको ब्रेक करने के काबिल हो जाए, उसके लिए टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, और या तो इस जैसा कोई कंपाउंड, इसके करीब करीब का कोई कंपाउंड बना ले तो हमें अंदाजा हो कि इतना बड़ा कंपाउंड कैसे फॉर्म हो सकता है। तो इस बात को बुनियाद बना के दुनिया भर में केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार तेज हो गई, तरह तरह के एलिमेंट्स नए डिस्कवर हुए और उनको तरह तरह से रिएक्शन कराकर कोशिश की गई कि ऐसा ही कोई बड़ा मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड बना लिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। ये सारी नाकामी ही नाकामी रही। हम जितने भी केमिकल रिएक्शंस कराते थे उसमें जो कंपाउंड मिलते थे वो बहरहाल एक लिमिटेड साइज और लिमिटेड मास तक के ही मिले। ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में हम कभी भी पहुंच नहीं सके, यहां तक कि बर्जीलियस साहब दुनिया से जाते जाते एक लॉ और थ्योरी पेश करके चले गए जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जिसमें बर्जीलियस ने ये कहा, ये सुनना है, मजेदार काम है कि अल्लाह ताला भी जब चाहता है तो कैसे घुटने टेकवा देता है। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी जाते जाते, और उस थ्योरी में ये कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाना नामुमकिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड बनते हैं उसकी मुराद है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये कंपाउंड्स बनते हैं इनको लैब में बनाना नामुमकिन है। कौन कह रहा है? बर्जीलियस कह जा रहा है नामुमकिन है, ये सिर्फ नेचर जानती है। वाइटल फोर्स थ्योरी में वाइटल फोर्स किसको कहा है उसने? नेचर की फोर्स को। रब को मानता हो नहीं मानता हो तो नेचर की फोर्स को कहा है उसने वाइटल फोर्स। उसने कहा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना नामुमकिन है, हम इसे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं और सिर्फ नेचर ही जानती है, वाइटल फोर्स ही जानती है कि इसे कैसे बनाना है, वी डोंट नो। ठीक है जी, एक तरह की हार हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी में। ये हार मान ली गई कि इतने कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन को लैब में बनाना नामुमकिन है। अल्लाह ही जाने, हम तो यही कहेंगे अल्लाह ही जाने कि ये कैसे बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है जी, ये थ्योरी पेश करके साहब मर गए। इसके मरने के बाद भी तकरीबन 80 साल का वक्त गुजरा है, 17वीं सेंचुरी का लेट पार्ट आ गया था, और क्या कमाल है यार, 100 साल तकरीबन अरसा गुजर गया और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बहुत सारे हासिल कर लिए नए नए तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी डिटेल एनालिसिस हमारे पास नहीं थी, ना ही उस जैसा कोई कंपाउंड हमारे पास कंपैरिजन के लिए खुद हमने बनाया था। लेकिन जब वो कहते हैं ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, 100 साल गुजर गए, 100 साल के बाद अल्लाह ने भी ये काम किससे कराया था? 21 साल के नौजवान से अल्लाह ने एक कमाल का काम कराया। वो नाम था उसका फ्रेडरिक वोलर, जो कि नील बोहर, बोहर का नाम सुना है? बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी कभी फिजिक्स में? अबे बॉयज बोहर, नील बोहर, जिसने एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था। चलो छोड़ दो, बस बोहर एक केमिस्ट था जो बड़ा नाम है एटम के बारे में, जो कुछ भी आज आप पढ़ते हैं वो बोहर ने बताया। खैर, तो बोहर साहब का एक असिस्टेंट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। क्या कहानी में चला गया मैं। बोहर का असिस्टेंट था फ्रेडरिक वोलर, 21 साल का नौजवान लैब असिस्टेंट। जनाब बोहर साहब उसको एक काम देकर गए। एक कंपाउंड होता है अमोनियम साइनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है? अमोनियम। बस कहानी शॉर्ट कर रहा हूं, लंबी चौड़ी कहानी है।
अमोनियम साइनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोहर साहब ने वोलर को कहा कि भाई ऐसा करना है तुमने, मैं जा रहा हूं, तो अमोनियम साइनेट का जो है ना तुमने बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। प्रॉपर्टीज भी रिसर्च चल रही है, तो अमोनियम साइनेट का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? आप हीट करते हैं, जिस जगह पे जाके टेम्परेचर रुकेगा वहां पर जाके आपने फौरन से रीडिंग लेनी होती है। इतना ही काम करना था ना, सिंपल सा काम था। लेकिन क्या पता था कि हिस्ट्री चेंज होने वाली है। तो बोहर साहब जो है ना वो चले गए और वोलर को कह के गए कि भाई तुम अमोनियम साइनेट को बॉयल करके इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल के रखो। वोलर साहब यही कर रहे थे। अब वोलर साहब जब टेम्परेचर स्लोली राइज हो रहा था, ग्रेजुअली राइज हो रहा था, तो वोलर साहब जो है वो पता नहीं इधर उधर हो गए, क्या हुआ अल्लाह जाने। हुआ ये कि जिस टेम्परेचर पर रीडिंग लेनी थी, जैसे ही टेम्परेचर फिक्स हुआ था, मजीद यानी बढ़ना कम हुआ था, जिस टेम्परेचर पर रीडिंग लेनी थी वो उससे ज्यादा हीट कर गए, उसको एक्सेस हीट कर गए। रीडिंग लेकर हीट रोकनी थी, वो रीडिंग लेने में डिले कर गए और एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट कहां चली गई? किसको मिली? अमोनियम साइनेट को। जब एक्सेस हीट उसको मिली अमोनियम साइनेट को, तो वोलर ने क्या देखा कि अमोनियम साइनेट जो बॉइलिंग ट्यूब में बॉइल हो रहा था, अचानक से उसने अपना रंग रूप बदल लिया और रंग रूप बदलकर एक नए रंग रूप में चेंज हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? वोलर क्या कर रहा था? वोलर को कोई वही नहीं आई थी, अमोनियम साइनेट का बॉइलिंग पॉइंट बोहर के कहने पर निकाल रहा था। उसमें उससे एक्सीडेंटली हुई मिस्टेक, उसने सप्लाई कर दी एक्सेसिव हीट टू दैट कंपाउंड, जानबूझ के नहीं, डिले हो गया, कोताही हो गई, जो भी। लेकिन उस कोताही से वो हैरान उस वक्त हुआ कि जनाब जैसे ही उसमें हीट ज्यादा गई है, उसने अपना रंग रूप ही तब्दील कर लिया, कलर वलर चेंज कर लिया और किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया। अब जब बोहर ने अचानक से परेशान होकर हीट को रोका, तो उसने देखा कि यार अमोनियम साइनेट ने तो अपना रंग रूप क्या कर लिया है? तब्दील। और रंग रूप तब्दील करके जिस शक्ल में ये चेंज हो गया, वो शक्ल देख के हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि वो शक्ल जो अब उसके सामने थी, वो शक्ल बिल्कुल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच कर रही थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो थे ना मार्केट में, आपने लैब में नहीं बनाया था। वो शक्ल जो अब उसके सामने थी उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच कर रही थी। असल में वोहलर ने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कंपाउंड नहीं, बल्कि हकीकतन पहली बार हिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला था, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। यूरिया was the first organic compound made in laboratory by वोहलर एक्सीडेंटली। समझ में आ रही बात? तो पहला अमोनियम साइनेट को जब एक्सेसिव बॉयल किया, तो इट कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड यूरिया। अब यूरिया का सैंपल आपके पास पहले मौजूद था, ऑर्गेनिक कलेक्शंस तो आपके पास थी। तो वोलर हैरान हो गया कि भैंस का मुंह, ये यूरिया जैसा कंपाउंड लग रहा है। यूरिया जैसा नहीं, भाई साहब ने यूरिया ही बना डाला था। समझ में आ गई बात? अब साइंटिफिक दुनिया में तहलका मचा। क्यों? क्योंकि पहली बार आप ये जानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कौन से एलिमेंट लगते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनियम साइनेट का तो आपको पता था ना। अमोनियम साइनेट में क्या होता है? अमोनियम साइनेट की अगर मैं एटम्स लिखूं, तो अमोनियम साइनेट ये है NH4CNO। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। तो पहली बार अमोनियम साइनेट से यूरिया बना है। इसका मतलब है फॉर द फर्स्ट टाइम आप जानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कौन से एलिमेंट हो सकते हैं जिससे वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सके। इससे पहले आपको ये मालूम नहीं था। इससे पहले बस आप राग अलाप रहे थे कि बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। पहली बार आपको ये हिंट मिला, ये लीड मिली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे ही आपको पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, सारी दुनिया ने सारी केमिस्ट्री एक तरफ छोड़ी और नहा धो के पीछे पड़ गए कार्बन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के आखिर मालूम तो करें कि इन एलिमेंट्स में ऐसी कोई खास बात होनी चाहिए जिससे हम ये कंक्लूजन ले सकें कि भाई और कंपाउंड को कैसे बड़ा किया जाता है, कैसे कॉम्प्लेक्स किया जाता है। तो सारी दुनिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन पर क्या शुरू हो गई? रिसर्च। क्योंकि पहली दफा आप जानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इनमें ये एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। जब आपने नाइट्रोजन को पूरा खींच खांच के लंबा चौड़ा किया और हर तरह से एनालाइज किया, आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी नाइट्रोजन के अंदर नजर नहीं आई जिससे आप ये कह सकते थे कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई कंपाउंड बड़ा हो सकता है। आपने ऑक्सीजन को पूरा एनालाइज किया, आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के अंदर भी नजर नहीं आई। आपने हाइड्रोजन को प्रॉपर्ली एनालाइज किया, आपको हाइड्रोजन के अंदर भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नजर
नहीं आई। लेकिन जब आपने कार्बन को एनालाइज किया तो फॉर द फर्स्ट टाइम यू डिसाइडेड कि ओ माय गॉड, कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है, कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है जो किसी और के पास नहीं है, और वो प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रही थी कि इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बड़े कंपाउंड्स बना सकता है, और उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया कैटिनेशन का। क्या है ये प्रॉपर्टी, मैं समझाता हूं। इस प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी क्या है, जरा मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं। देखो लिसन, कैटिनेशन में समझना जरा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से आप जोड़ें, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से, तो ये दो एटम जोड़ के क्या बना लेते हैं, H2। लेकिन जब आप इसमें तीसरा हाइड्रोजन जोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं जुड़ेगा। H2 का जो मॉलिक्यूल है वो थर्ड हाइड्रोजन एक्सेप्ट थर्ड हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकेगा, बहुत कमजोर बॉन्ड होता है, बनता ही नहीं। इसी तरह आप ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ें तो O2 बन जाएगा, उसमें एक और ऑक्सीजन भी जोड़ें तो O3 भी बन जाएगा। लेकिन O3 से आप आगे जाने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन चौथा कोवेलेंट बॉन्ड अपने ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाता। नहीं बनाते का मतलब क्या है कि वो इतना कमजोर होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, टूट जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़े तो N2 बन जाता है, N3 भी बनता है, N4 भी बनता है, N5 तक बनता है, इसके बाद नहीं बनता। इसी तरह सिलिकॉन, मैं वैसी एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं, सिलिकॉन नहीं सल्फर ले लेते हैं, सल्फर को सल्फर से जोड़ें तो S2 S3 S8 तक बन जाता है, इसके आगे यानी 8 सल्फर एटम्स एक दूसरे के साथ। आप समझ पा रहे हो, 8 सल्फर जब मैं एक साथ जोड़ूंगा तो कंपाउंड बड़ा हो रहा है ना। तो ये जुड़ जाते हैं। नवा सल्फर जोड़ना चाहे तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रेक डाउन हो जाता है। कार्बन में क्या बात है, कार्बन में कुछ ऐसा है, कार्बन को कार्बन से जोड़ें C2 C3 C4 C5 C6 एंड ये कहां तक जुड़ेगा आज भी हमें नहीं पता। अनलिमिटेड एबिलिटी है, हजारों नहीं लाखों कार्बन भी जोड़ते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। दिस डिफॉल्ट, और जुड़ने का मतलब क्या है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड कर जाते हैं और मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बना जाते हैं। मैंने कहा कोवेलेंट बॉन्ड और भी शायद बना ले लेकिन वो स्टेबल नहीं होने की वजह से टूट जाता है। लेकिन कार्बन में क्या एबिलिटी है कि कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है जो मजबूत होता है, जो स्टेबल होता है, और कार्बन कार्बन से जुड़ता चला जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता चला जाता है, और इस तरह से क्या होता जाता है, स्ट्रक्चर। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। दिस इज अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अभी तक सिर्फ कार्बन ही में ये प्रॉपर्टी मौजूद है। मतलब और एलिमेंट्स में जैसे सल्फर में भी हम कहते हैं कैटिनेशन है लेकिन लिमिटेड, कार्बन के अंदर हमें एक अनलिमिटेड कैटिनेशन या कैटिनाइजिंग एबिलिटी नजर आती है। हाउ वी डिफाइन कैटिनेशन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू जॉइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स। एक कार्बन एटम में ये एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन होकर बड़े बड़े लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। इस एबिलिटी को कैटिनेशन कहा जाता है। डिफाइन कर लेते हैं। हाँ